नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और आप हमें विशेष फ़ेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होने का एक वर्चुअल माध्यम हम सभी के बीच में है और इसी के माध्यम से हम लोग बातें भी करते हैं, तो कार्यक्रम भी करते हैं। तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष गुजरात, सूरत से कल्पेश जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कल्पेश चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे, तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत-बहुत दिल से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है। जी, रमेश जी, नमस्कार और पूरे जो भी दर्शक हैं, उन सबको भी हमारी ओर से नमस्कार। जी, जी, जी। कमलेश गोयल सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर और आपका स्माइलिंग फेस और आप जिस तरह से सेवा कर रहे हैं और इस कोरोना काल में आप सेवा कर रहे हैं कोविड-19 के पीरियड में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको नमन करते हैं आपकी सेवाओं को। अब आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूँगा कि आपके स्वागत में जयश्री जी साहा मुंबई से आरटी जुड़ गई हैं और वो आपके स्वागत में एक छोटा-सा गीत पेश करेंगी। स्वागत है नमस्कार जयश्री। जयश्री। हेलो। हाँ जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें जरा जरा तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जानी जा बातें इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जयश्री बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर गीत आपने डॉक्टर थैंक यू। साहब के लिए किया और अच्छा लग रहा है। और कल हमारे साथ डॉक्टर कल्पेश चोपड़ा सर थे, आज हमारे साथ डॉक्टर कल्पेश गोहिल सर हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे और किडनी स्पेशलिस्ट हैं, किडनी फेलियर क्यों होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए। जी। जी, नमस्कार। मैं आपको ब्रीफ में मेरी जर्नी के बारे में बताता हूँ। ज़रूर, ज़रूर मैंने बताइए।
मैंने मेरा एमबीबीएस और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो बोलते हैं वो जी। अहमदाबाद से किया है। बाद में आप में से काफी लोगों को परिचय भी होगा कि नडियाद में एक किडनी का टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जिसको मुलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल एमपीयूएच के नाम से जाना जाता है। जी, वहां जी। से मैंने मेरा नेफ्रोलॉजी किया है और फिर मैं करीबन वहीं पर एज अ फैकल्टी, एज अ सीनियर फैकल्टी, एज अ डीएनबी टीचर आई स्पेंट ऑलमोस्ट 15 years देयर। तो करीबन करीबन 1999 से लेके 2015 तक मैं नडियाद में ही था और फिर 2016-17 में मैं नडियाद से मूव हो गया और मैंने फिर सूरत में किरण हॉस्पिटल जो कि नरेंद्र मोदी सर ने इनॉग्रेट किया था, आप सबको शायद पता भी होगा जी, जी। कि ये सूरत का सबसे बड़ा अस्पताल, इनफैक्ट साउथ गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहां पर मैं नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट हेड की ओर से ज्वाइन किया है मैंने। और अभी हमने साउथ गुजरात में फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है यहाँ पर। अरे वाह! एंड वी आर डूइंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायलिसिस इन अ गिवन इंस्टीट्यूट। करंटली हम लोग 2500 से ज्यादा डायलिसिस पर मंथ करते हैं एंड वी आर केटरिंग ऑलमोस्ट मोर देन 300 डायलिसिस पेशेंट्स पर मंथ, राइट। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। माय वाइफ इज एन एमबीए एंड शी इज करंटली होम मेकर। माय किड्स आर इन, मेरी बड़ी डॉटर है, उन्होंने जस्ट 12th कंप्लीट किया है और यंगर सन है, ही इज परस्यूइंग 11th राइट नाउ। सो दैट्स अबाउट माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी तो अभी हम लोग कोविड की वजह से काफी ऑक्यूपाइड थे और काफी सूरत में भी कोविड का काफी सीरियस प्रॉब्लम चला है, बट फॉर्चुनेटली स्लोली धीरे धीरे हम लोग कोविड से बाहर आ रहे हैं, जो कि हम सबके लिए अच्छी बात है। मैं एक ही आशा करूंगा कि जो चीज यूरोप और यूएसए में हो रही है सेकेंड वेव, वो इंडिया में उतना खतरनाक तरीके से ना हो। इसके लिए हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे पास यूएस यूरोप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग नहीं है कोविड से लड़ने के लिए, वो हम ऑलरेडी एक बार फेस कर चुके हैं। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, मेरी उन सबसे एक विनती है, एक प्रार्थना है, एक अपील है कि आप प्लीज रिलैक्स मत हो जाइए। कोविड गया नहीं है, कोविड आएगा, सेकेंड वेव आएगा और वो हमको ज्यादा तकलीफ देने की पूरी संभावना है। पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है और इंडिया में आने में टाइम लगने वाला नहीं है। जी, जी। और डॉक्टर गोयल सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आपका इंट्रोडक्शन मुझे अच्छा लगा कि आप किस तरह से इस फील्ड में आए। और एक और बात पूछना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड में ही आपको क्या पहले से आपने सोच के रखा था या घर से किसी ने फोर्स किया या कैसे आप मेडिकल फील्ड में एंट्री किया? you are digging out the secrecy, है? ठीक है। बेसिकली मेरा जर्नी वैसे देखा जाए तो थोड़ा ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक इन द सेंस, मैंने मेडिकल ज्वाइन किया, उसके एक दिन पहले तक मैं इंजीनियर बनना चाहता था। जी, जी, जी। फिर मेरे कुछ परिचित टीचर्स वगैरह थे, वो बोले कि you are such a talented guy, why do you want to join engineering? Go for a medical. Because people like you would be needed more in medical rather than engineers. I mean, nothing wrong against engineer. Please, जो भी engineer है वो ऐसा मत समझिए। बट ये मुझे सलाह दी गई थी, तब मैं इतना मैच्योर भी नहीं था और इतना नॉलेज भी नहीं था ये फील्ड के बारे में। I was like 17-18 year old at the time when I joined medical school. तो एक तो within 12 hours engineers होते होते डॉक्टर बन गया, एक चीज। और दूसरी चीज कि मेरा किडनी स्पेशलिस्ट होने का भी करीबन यही स्टोरी है। अच्छा। मैं कभी सुपर स्पेशलिस्ट बनना नहीं चाहता था। मैंने एमडी कंप्लीट किया तो मेरे जो पीजी टीचर थे वो बोले कि एक पोस्ट खुला है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड गो एंड सी द हॉस्पिटल। तो मेरे पास कुछ था नहीं, एमडी जस्ट क्लियर किया था, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक एम नहीं था कि भाई प्राइवेट शुरू करूं या कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करूं या क्या करूं। तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग हॉस्पिटल देखने आए और हमें वहां का एनवायरनमेंट वगैरह काफी अच्छा लगा। तो हमने सोचा वैसे भी अपना कोई प्लान नहीं है तो चलो नेफ्रोलॉजी कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट
इट वाज अगेन अ डिसीजन इन आई मीन इन नो मैटर ऑफ टाइम हम लोग सोच लिए कि भी ठीक है चलिए नेफ्रोलॉजी कर लेते हैं। तो मेरा थोड़ा नथिंग इज प्लान्ड इन माय लाइफ एज अ मेडिकल कैरियर अगर बोला जाए तो, बट फॉर्चुनेटली विद ग्रेस ऑफ गॉड आई डिड वंडरफुल एंड आपको ये जान के खुशी होगी आई स्टूड फर्स्ट इन इंडिया इन माय क्या नेफ्रोलॉजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब की कहानी सुन के कहीं न कहीं फ़िल्मी स्टाइल वाली है कि फ़िल्मों में जैसे एक्टर होता है, उसके पास कुछ भी आ जाता है और लेकिन उसको वो फेस करता है और अच्छी तरह से उसको निभाता है। दैट्स इम्पोर्टेंट रोल। और डॉक्टर साहब भी ऐसे ही, जो चीज़ें उनके सामने आई और उनको उन्होंने जाना और समझा और उस जगह पे उन्होंने अच्छी तरह से अपने आप को परफ़ॉर्म किया और आज भी हमारे बीच में एज़ ए स्पेशल नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे बीच में हैं, उनसे बातें हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है या अपॉर्च्युनिटी कह सकते हैं हम लोग, वो आ जाता है तो इसको लेना भी चाहिए और वैसे हमें पूरी तरह से उसमें सत्यता दिखानी भी चाहिए और उसमें अपने को खरा उतरना होता है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने ये सारी चीज़ें की हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि विक्रांत जी अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो एक छोटा-सा पीस ज़रूर डॉक्टर साहब के लिए सुनाइए। माइक ऑन कीजिए आप। जी, जी। जी। सर आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ। जी, जी। पहले तो मेरा नमस्कार सभी को। मैं आप लोगों के बीच एक सॉन्ग रख रहा हूँ, जो कि मैंने अभी तुरंत कंपोज़िशन किया है, तो डॉक्टर के ही ऊपर है। तो आइए, मैं आप लोगों के बीच पेश करता हूँ। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, धरती के ईश्वर तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, धरती के ईश्वर तुम्हें प्रणाम। निराशा में भी आशा की लौ जला देते हैं, निराशा में भी आशा की लौ जला देते हैं, असंभव को भी संभव ये बना देते हैं, ये बना देते हैं। इनकी इस सेवा भावना से, इनके महान कर्मों से हम इंसान इन्हें धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, धरती के ईश्वर तुम्हें प्रणाम। जो निराश लोगों के मन में लाते नहीं याद, जो निराश लोगों के मन में लाते हैं नहीं याद, जो एक सहमे के मन में भर देते उम्मीद की आस, भर देते उम्मीद की आस। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, धरती के ईश्वर तुम्हें तुम्हें प्रणाम। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सुंदर कंपोज़िशन आपने तैयार किया। आशा करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब को अच्छा लग रहा होगा। नहीं विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे शब्द आजकल कोई भी डॉक्टर के लिए बहुत कम यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये माहौल में 21st सेंचुरी में आपने जो डॉक्टर को धरती का ईश्वर करके जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपको शत-शत नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। विक्रांत जी सर बहुत-बहुत ये तो धन्यवाद हमारा कि सौभाग्य है कि ये तो हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हमें डॉक्टर के लिए गाने का मौका मिल रहा है और हम उनके लिए शब्द रखें, वो तो ईश्वर हैं। कहते हैं ना दूसरे ईश्वर, वो धरती के दूसरे ईश्वर हैं, जिनके लिए हमें कुछ गाने का और कुछ सुनाने का मौका मिल रहा है। तो सर ये हमारे लिए बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है। नहीं, मेरा कहने का मतलब इसलिए ये था कि आजकल आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि लोग डॉक्टर के प्रति उनका जी जो ओवरऑल सिनेरियो है, ओवरऑल बिहेवियर है, वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल नहीं रह रहा है जी काफी बार, क्योंकि डॉक्टर भी एक्चुअली जी गॉड नहीं है। हम काफी बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिलीवर नहीं कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में भी कोहली जी 100% टाइम सेंचुरी नहीं लगा सकता है, वैसे कोई भी डॉक्टर 100% आउटकम सक्सेसफुल नहीं दे सकता है, वो किसी के बस की बात नहीं है। जी बट जी कुछ लोग ये असफलता को डॉक्टर की गलती या और कुछ समझ के उनसे मारपीट झगड़ा वगैरह करते हैं, जो एक्चुअली समाज के विकास के लिए, मेडिकल साइंस के विकास के लिए बहुत ही खराब चीज है। उससे मेडिकल का विकास रुकने की पूरी संभावना है। काफी हमारे मेडिकल फील्ड्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, वो अब्रॉड चले जा रहे हैं। जैसे कनाडा है, यूएस है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये सब कॉन्टिनेंट्स में मेरे फ्रेंड्स हैं जो चले गए हैं, और उसका काफी बार रीजन यही आता है कि यार यहाँ पर पहले जैसा नहीं रहा है माहौल। इसलिए आपकी जो प्रतिकृति, आपने जो रचना बनाई है, बहुत सुंदर थी, मुझे बहुत पसंद आई। रियली थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से फिर बातें शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि उन्होंने बताया किडनी स्पेशलिस्ट हैं और किडनी का जो पेशेंट है उसके लिए डायलिसिस एक बड़ा एक चैलेंज रहता है कि रेगुलर करना पड़ता है जी और पेनफुल भी रहता है, बहुत टाइम भी लगता है और रेगुलर कंटिन्यू करना पड़ता है। ये ज़रा आपको हम लोग सिंपल कर सकें, थोड़ा-सा बताइए। मैं चाहूँगा कि ये जो मेन मुद्दा आता है जहाँ पर डायलिसिस की, उसको कैसे बहुत सिम्प्लीफाई करें और मन उनका जो है, जो पेशेंट है वो अपने आप को कैसे ठीक रख सके? जी सर। रमेश जी, इससे पहले मैं एक दो बातें और करना चाहूंगा, अगर समय की ज़रूर, ज़रूर। मर्यादा नहीं है तो। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले तो हमको ये चीज जाननी पड़े कि किडनी आखिर खराब या फेल या कम क्यों, कमजोर क्यों पड़ जाती है। तो उसका अपने कंट्री में 60 to 70% ऑफ टाइम जो किडनी डैमेज होता है या फेल होता है या खराब होता है, उसका रीजन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। और अपने कंट्री में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ने की मैक्सिमम वजह मोटापा है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में जो अभी एक तरह का एपिडेमिक है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की और मेरे टीचर्स जब पढ़ते थे, तब किडनी जी, जी। फेलियर इतना ज्यादा सोसाइटी में नहीं था, और अभी किडनी फेलियर काफी बढ़ गया है। तो इसका एक ही रीजन है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं हर एक जो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं और उनके फैमिली मेंबर्स, वो सबको जिनको भी शुगर है और ब्लड प्रेशर है, उनको साल में एक बार किडनी का चेकअप अवश्य कराएं। और मैं समझता हूँ किडनी के साथ हार्ट और आईज दोनों का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये तीन ऑर्गन है जो मैक्सिमम शुगर और प्रेशर वाले पेशेंट्स में डैमेज होने की संभावना रहती है। किडनी कम्स टॉप इन द लिस्ट। नंबर 2 कि आपने जो डायलिसिस की बात छेड़ी है, हम उसको थोड़ा साइड में लेते हैं। जी, जी। दूसरा कि भी किडनी, किसी को प्रॉब्लम है किडनी का, तो वो पता कैसे चले कि भाई किडनी खराब हुई आज मेरी। एक तो आपका साइन सिम्टम्स है, जैसे पैरों में सूजन आना, चेहरे पर सूजन आना, पेशाब में तकलीफ होना, पेशाब में प्रोटीन आना, पेशाब में या यूरिन में ब्लड कभी कभी आता है। दूसरा कि आपको रात को बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, भूख कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, आपके कैल्शियम फास्फोरस में डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो किडनी फेलियर होने की आशंका जताते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए आपको एक तो बेसिक चेकअप कोई भी
फिजिशियन या किडनी स्पेशलिस्ट के पास बेसिक चेकअप करना चाहिए। नंबर 2, बेसिक ब्लड और यूरिन और सोनोग्राफी, ये 3 चीज की जांच है जिससे हम किडनी, किसी भी व्यक्ति की किडनी खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, फेल हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हम ये माध्यम से पता कर सकते हैं। अभी जब मानो कि एक बार किसी का किडनी खराब हो जाता है, हम नहीं इच्छते हैं कि किसी का भी किडनी खराब हो, पर अगर किडनी खराब हो जाता है तो उन संजोगों में अपने पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है। जो किडनी फेलियर के काफी स्टेज होते हैं। नंबर 1 कि एक तो टेम्पोररी किडनी फेलियर होता है। टेम्पोररी किडनी फेलियर मतलब जैसे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, मलेरिया है, डेंगू है, पैंक्रियास का इन्फेक्शन है और कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपका किडनी डैमेज होता है, या आपने कोई ऐसी दवाई ले ली जो आपको सूट नहीं की और उसका किडनी के ऊपर रिएक्शन हो जाता है, या किडनी की अंदरूनी कोई बीमारी है जैसे वास्कुलाइटिस है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या आपके यूरिनरी ट्रैक में स्टोन्स आ जाते हैं जो आपको यूरिनरी ट्रैक को, यूरिन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, इन चीजों में किडनी फेल जरूर होती है, बट वो परमानेंट फेलियर नहीं है, वो टेम्पोररी फेलियर है जिसको AKI हमारी लैंग्वेज में एक्यूट किडनी इंजरी बोला जाता है। ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि काफी लोगों को सोसाइटी में ये परसेप्शन है कि एक बार किसी भी व्यक्ति का डायलिसिस कर दिया मतलब उसको लाइफ टाइम डायलिसिस पे रहना पड़ता है। जी ना, ये परसेप्शन सही नहीं है। ये AKI या जो टेम्पोररी किडनी फेलियर वाले लोग हैं, उनका किडनी 100% सुधरने की पूरी उम्मीद रहती है। 70 to 90% केसेस में इनका किडनी सुधरने की, अगर प्रॉपर इलाज किया जाता है तो इनका किडनी सुधर जाता है। जो दूसरी वैरायटी है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जिनमें महीनों से सालों में किडनी धीरे धीरे गति से डैमेज होती है, वो स्लो डैमेज होता है, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोला जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब कि ये डैमेज जो है ये परमानेंट होता जाता है, उसमें किडनी दिनों में खराब नहीं होती है कभी, वो धीरे 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 किडनी खराब होती जाती है, और ये प्रोसेस को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। उसके 5 स्टेज होते हैं जो किडनी फंक्शन के लेवल के हिसाब से उसको तय किया जाता है, और जिस व्यक्ति को स्टेज 5 क्रॉस कर जाते हैं, मतलब जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 हो जाता है, उनको फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तब तक मानो कि किसी भी व्यक्ति का अगर 50% किडनी खराब हो जाता है या 70% खराब हो जाता है तो उनको तुरंत डायलिसिस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग काफी सालों तक दवाई पे आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आजकल जो दवाई उपलब्ध है उस हिसाब से कोई भी किडनी फेलियर पेशेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से जीवन जी सकता है, अगर अच्छे से जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो एडवाइस या डायलिसिस या जो भी बोलते हैं आपको ट्रीटमेंट, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल आपको ही बढ़ती है। अभी एक दूसरी चीज है कि भाई किडनी मानो कि स्टेज 5 में हम आ गए हैं और हमको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहता है। तो उस केस में आपका जो प्रोफाइल है, क्लिनिकल प्रोफाइल, मतलब आप किडनी ट्रांसप्लांट के योग्य हैं या नहीं है, पहले ये चेक किया जाता है। जो व्यक्ति किडनी ट्रांसप्लांट के योग्य हैं मेडिकली, उन लोगों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे बेस्ट इलाज है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो करीबन नॉर्मल हो जाता है, और क्वांटिटी ऑफ लाइफ जैसे कि जीवन का लंबाई है वो किडनी ट्रांसप्लांट से 100% फार बेटर देन डायलिसिस। इसलिए हम हमेशा कोई भी पेशेंट को अगर वो ट्रांसप्लांट के लिए सुटेबल है तो हम उनको किडनी ट्रांसप्लांट ही रेकमेंड करते हैं। नंबर 2, मानो कोई व्यक्ति जैसे 65 प्लस है, वो किडनी ट्रांसप्लांट के योग्य नहीं है, उन लोगों को हम डायलिसिस की एडवाइस देते हैं कि आप परमानेंट लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे रहें। अभी काफी लोगों को ये परसेप्शन है कि भाई डायलिसिस हमने चालू कर दिया तो हमारा जीवन खत्म हो गया। बिल्कुल सही परसेप्शन नहीं है। डायलिसिस पे भी अच्छी लाइफ पॉसिबल है, और अगर व्यक्ति अच्छे से सप्ताह में 3 बार रेगुलर डायलिसिस करते हैं
तो मिनिमम अगर अपना हार्ट अच्छा है तो मिनिमम 10-15 साल तो यूं निकाल सकते जी। हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से जो सोसाइटी में काफी बार परसेप्शन होता है कि भाई अभी मैं डायलिसिस पे आ गया, अभी मेरा लाइफ कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है रमेश जी कि लोग जो हैं वो अगर आपको सप्ताह में 2 बार डायलिसिस का बोला है, आप 1 बार कराते हैं, 3 बार बोला है, आप 2 बार करा रहे हैं, आप जो मेडिसिन है वो रेगुलर ले नहीं रहे हैं, आपका जो कंट्रोल बोला है, जैसे मेडिसिन रेगुलर लेना है, आपको सॉल्ट वाटर रिस्ट्रिक्शन का बोला है, ये सब चीजें जो है वो अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो जाएगी। तो डायलिसिस जिनको भी रेगुलर करने की आवश्यकता पड़ती है उनको फिर सप्ताह में आइडियली 3 टाइम, किसी भी व्यक्ति को जिनको डायलिसिस की जरूरत है उनको सप्ताह में 3 बार रेगुलर डायलिसिस करने की जरूरत होती है, उनसे ही उनकी लाइफ अच्छी रहती है। काफी बार लोग सप्ताह में 2 बार भी डायलिसिस करते हैं, बट जो आइडियल डायलिसिस बोलते हैं वो सप्ताह में 3 बार और 4 घंटे का करना चाहिए, जिससे कि इंसान की जो आयु है उसको हम मैक्सिमम लंबा सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रांस में टेसिन करके एक शहर है, काफी लोगों ने सुना भी होगा, कोई घूम भी आए होंगे। वो टेसिन में एक प्रयोग किया गया था, जो हमारी लैंग्वेज में उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं, कि भी कुछ पेशेंट्स हैं उनको फिक्स जो 3 टाइम 4 घंटे का शेड्यूल पे रखा गया और कुछ पेशेंट को 6 से 8 घंटे के शेड्यूल पे रखा गया, सप्ताह में 3 बार। ये सालों तक ये क्लिनिकल ट्रायल चला और उनका जो नतीजा है कि जो लोग सप्ताह में 3 बार 6 घंटे से ज्यादा डायलिसिस किए हैं उनकी आयु जो सप्ताह में 4 बार थे उनसे भी काफी लंबी है। अच्छा अच्छा। तो ये लोगों को, जो भी डायलिसिस या किडनी फेलियर के व्यक्ति हैं उनको ये समझ देना चाहिए कि हम डायलिसिस में जो कटौती करते हैं वो कटौती से नुकसान उनका खुद का ही होता है, किसी और का नहीं हो रहा है। सही बात। आप 100 रुपए बचाने के लिए 10,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो लाइफ की वैल्यू क्या है? सही बात है। राइट, इट इज इनवैल्यूएबल। लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम उनको पैसे के साथ तोल नहीं सकते, इट इज इनवैल्यूएबल। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम डायलिसिस पेशेंट्स के बारे में डॉक्टर साहब ने क्लियर किया, और उससे पहले किडनी खराब क्यों होता है और इसका कारण क्या है, वो सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इसके कारण भी किडनी के ऊपर असर होता है और फिर आदमी जो है डायलिसिस तक पहुँचता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां अगर शुरू में हमें पता चल जाता है तो उसी समय हमें अच्छा कंसल्टिंग कर लें, डॉक्टर का रेगुलर हम लोग एडवाइस लेते रहें, तो निश्चित तौर पे आपको डायलिसिस तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम लोग कहीं ना कहीं अपने हैबिचुएशन से, अपनी आदतों से और फिर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देने से या अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देने से ये चीज़ें आ जाती हैं, और फाइनली फिर उस समय क्रिटिकल हो जाने से फिर वो सारी चीज़ें तो बेयर करना ही पड़ता है। तो बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राइमरी स्टेज पे आप जो है उन चीज़ों को अगर चेकअप करा लेते हैं रेगुलरली, आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा होगा, और आप जो आपका हेल्थ इशू है या आपका जो शरीर है अनमोल, वो बना रहेगा अच्छे से। तो आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर से मैं जयश्री से चाहूँगा कि एक छोटा सा गीत पेश करें, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से बातें करें। या Bluetooth mode. Hello. Hello. यस यस। एक राधा, एक मीरा, दोनों शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की
चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मेरा मन में पाया। राधा ने जिसे बैठी गोविंद, मेरा हाथ दिखाया। एक मुरली, एक पायल, एक पगड़ी, एक खायल। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत दीवानी, एक मूरत दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। सगम पधम परे मग गारे सनि सरे रे गम गम पम पद पद सनि सरे। आ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा ने प्रभु जी से चाहे वो गोविंद, मेरा हाथ दिखाया। एक राधा, एक मीरा, एक पगली, एक खायल। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। वाह! क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू जयश्री। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं डॉक्टर साहब से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। एक और बात पूछना चाहूँगा कि किडनी को ठीक रखने के लिए किस तरह का डाइट होना चाहिए? और क्या सिम्पटम्स हमें पता चले कि ये बीमारी आने से किडनी के ऊपर असर हो सकता है? थोड़ा-सा किडनी को सेफ रखने के लिए उसका डाइट सिस्टम क्या होना चाहिए? थोड़ा-सा बताइए। जी ज़रूर। सबसे पहले तो किडनी फेल्योर में हम कोई एक स्टैंडर्ड डाइट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। वो टेलर जैसा है। मतलब अच्छा, आपको अच्छा। अगर किडनी में प्रॉब्लम है, तो आपका जो प्रोफाइल होगा, उस हिसाब से आपको डाइट एडवाइस किया जाएगा। तो बेसिक चीज़ें हैं कि मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आएगा कि भई क्यों हम ये स्टैंडर्ड फिक्स फॉर्मेट हम सबको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अभी किसी व्यक्ति को बार-बार किडनी स्टोन हो रहा है और उसका किडनी कमज़ोर हो रहा है। तो और वो पेशेंट को कभी सूजन नहीं आया है और उसको यूरिन अच्छा आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग पानी ज़्यादा पीने की एडवाइस करते हैं, ताकि यूरिन फ्लो बढ़े, जिसकी वजह से अगर छोटे स्टोन भी बनते हैं, तो वो फ्लश आउट हो जाए, ताकि उनको स्टोन की बार-बार सर्जरी करने से वो बच सके। दूसरा सिनेरियो है कि भाई आपको शुगर की वजह से किडनी कमज़ोर हो रहा है और आपको सूजन आ रही है, आपका यूरिन कम हो रहा है। अभी इस केस में वो प्रीवियस एडवाइस हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ज्यादा पानी यहाँ पिएंगे तो आपका किडनी उतना यूरिन नहीं बना रहा है, तो आपके बॉडी में ज्यादा पानी जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सूजन बढ़ सकती है, पेट में पानी भर सकता है, फेफड़ों में पानी भर सकता है, आपको सांस की भी शिकायत हो सकती है और आपका वजन भी बढ़ सकता है।
और ये सब चीजें अल्टीमेटली आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से जी। ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंसान का जो कोई भी किडनी के पेशेंट है, उनका फ्लूइड बैलेंस, वो उनकी किडनी किस प्रकार से वर्क कर रही है, भले ही कमजोर है, बट उसका किडनी का प्रोफाइल कौन सा है, उनके ऊपर उनका फ्लूइड बैलेंस तय किया जाता है और उसके ऊपर उनका फ्लूइड कितना ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत है या नहीं है, वो एडवाइस की जाती है। अच्छा, नंबर अच्छा। 2 हम आते हैं सॉल्ट के ऊपर। अभी सॉल्ट चीज ऐसी है कि सॉल्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। दूसरी, सॉल्ट की वजह से हमारा जो थर्स्ट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सॉल्ट से हमारे बॉडी की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमको पानी या कोई भी लिक्विड लेने की इच्छा ज्यादा होती है। तो जिन पेशेंट्स का यूरिन प्रोडक्शन कम है, उन लोगों को हम सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की एडवाइस देते हैं, ताकि सॉल्ट अगर कम लेंगे तो उनको लिक्विड लेने की जो इच्छा है, थर्स्ट है, वो कम हो, जिसकी वजह से उनका फ्लूइड बैलेंस हम मेंटेन कर पाए। दूसरी तरफ है कुछ पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर लोअर नॉर्मल साइड पे रह रहा है, जैसे 100-110 रह रहा है। उन पेशेंट्स को कभी कभी ब्लड प्रेशर उनका 90 भी हो जा रहा है, क्योंकि उनकी किडनी है वो सॉल्ट लूजिंग नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका किडनी है वो सॉल्ट लूज कर रहा है। तो उन पेशेंट्स को हम लोग सॉल्ट ज्यादा लेने की एडवाइस करते हैं। तो ये चीजें हैं, हर एक, इट इज लाइक टेलर मेड, कि आपको कौन सा बीमारी है और आपका प्रोफाइल कैसा है उसके ऊपर तय किया जाता है। मानो जिनका किडनी एक बार कमजोर हो जाता है और जिनको अगर पोटाशियम का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब पोटाशियम उनका बढ़ जा रहा है, तो उन पेशेंट्स को फिर फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज उनका पोटाशियम बढ़ सकता है और पोटाशियम से उनको हार्ट में डायरेक्ट प्रॉब्लम हो सकता है और कभी कभी वो जान भी गंवाते हैं। पोटाशियम किडनी फेलियर पेशेंट्स में बहुत डेंजरस होता है, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। मानो आपका फास्फोरस बढ़ रहा है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिर आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट कम करने की जरूरत है। बट काफी टाइम क्या होता है कि लोग प्रोटीन छोड़ देते हैं। अभी किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को प्रोटीन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप प्योरली नॉन वेजिटेरियन है। जैसे यूएस, यूरोप में लोग डेली 3 टाइम मीट और चिकन खाते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे वेजिटेरियन बहुत कम मिलते हैं। हमारे यहाँ वो मिक्स नॉन वेजिटेरियन, मिक्स नॉन वेजिटेरियन मतलब वो सप्ताह में या 10 दिन में एक बार नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, बाकी वो वेजिटेरियन ही खाते हैं। तो उन पेशेंट्स को एक्चुअली स्पीकिंग प्रोटीन कम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन कम करने की आवश्यकता किनको है कि जिनको डेली नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए इतना ज्यादा प्रोटीन लोड किडनी सहन नहीं कर पाती है और किडनी को काम ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी जो टाइम हमको देने वाली है वो किडनी की आयु हम खुद कम कर रहे हैं। जो प्योरली वेजिटेरियन, उन लोगों को प्रोटीन कम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काफी डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि भी आप ये प्रोटीन वाली चीजें कम कर दो या बंद कर दो। जी बिल्कुल वो जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे बॉडी को 0.6 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उतना प्रोटीन जाना तो जरूरी है, जो हमारे बॉडी के बेसिक मसल मास को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। हमारी बेसिक इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए उतना प्रोटीन करीबन कंपलसरी जैसा है। प्रोटीन हमको कौन सी चीज से मिलता है? प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन डाइट बोले तो करीबन हर एक नॉन वेजिटेरियन डाइट एक्सेप्ट मीट, जैसे चिकन है, फिश है, इस सब में मिलता है। वेजिटेरियन की बात करेंगे तो वेजिटेरियन डाइट में जैसे आपके पल्सेस है, चना है, मूंग, राजमा है, सब तरह की गाढ़ी दालें हैं। हम यहाँ रसम की बात नहीं करते। साउथ इंडिया के जो रसम होते हैं उसमें खाली पानी रहता है, वो खाली टेस्ट के लिए है। हम बात करें पंजाबी दाल की, कि जिसमें रियल दाल पड़ता है, जैसे राजस्थान की दाल है जिसमें रियल दाल रहता है। तो वो दालें पनीर है, कर्ड है, दीज आर द रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। बट ये सब हम लोग क्या करते हैं कि भी किडनी फेलियर हुआ मतलब प्रोटीन बंद, मतलब कटल खाएंगे नहीं। मैंने पेशेंट आते 5-5 साल से वो प्रोटीन छोड़ देते हैं और फिर उनका मसल मास काफी कम हो जाता है, फिर वो काफी वीक हो जाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी। वी वांट आवर पेशेंट्स टू बी एज हेल्दी एज अस, वो हमारे ही जितने हेल्दी होने चाहिए, ये हमारा एम है। तीसरी चीजें जो डाइट में है वो फैट। फैट में क्या होता है कि काफी पेशेंट्स हैं वो
फैट का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फैट कंट्रोल करना इसलिए आवश्यक है कि किडनी में जब भी कमजोरी आती है तो आपका फैट का जो लेवल है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा कि आपका बॉडी में जो कैल्शियम, फास्फोरस और पीटीएच नाम के हार्मोन में भी गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड की वेसल्स में कैल्शियम और फास्फोरस चिपक जाता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स को लॉन्ग टर्म में खराब करता है, स्पेशली हार्ट और ब्रेन की ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो हमारी एडवाइस इन सब पेशेंट्स को यही रहती है कि भी आप फैट इंटेक है वो मिनिमम रखें। जैसे कुकिंग में ऑयल है वो अलाउड है, फाइन, नो प्रॉब्लम, बट आप डेली अगर फ्राइड चीजें हैं जैसे चिप्स हैं या फिर आप ये मैकडोनल्ड्स में जो मिलते हैं, ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं वो सब चीजें अगर आप डेली पोटैटो चिप्स, पोटैटो वेजीज और ये सब खाना चालू कर देंगे तो इस हालत में वो फिर आपका ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और फिर आपका ही ब्लड वेसल्स खराब हो जाता है। तो बेसिकली ऑयल और ये जो फैट इंटेक है जैसे चीज है, ये सब चीजें आपको कम करनी है। प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन है तो बिल्कुल कम करने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। अगर आप डेली नॉनवेज खाते हैं तो आपको जरूर प्रोटीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत है। आप वीक या सप्ताह या 2 सप्ताह में एक आध बार नॉनवेज ले सकते हैं। फ्लूइड और सॉल्ट, जैसे मैंने बताया कि आपको लिक्विड इंटेक, पानी और बाकी का जो लिक्विड है जैसे चाय, दूध, कॉफी, पानी, दही, छाछ है, ये सब कितना लेना है ये आप अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। इसको हम यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। सॉल्ट इंटेक भी आपको कितना लेना चाहिए ये भी हम यहाँ जनरल स्टेटमेंट नहीं देंगे, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको सूजन आ रही है तो आपको नमक और आपके लिक्विड इंटेक में कटौती करनी बहुत आवश्यक है। अगर आपको सूजन बिल्कुल नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर नियर नॉर्मल रह रहा है, तो आपको सॉल्ट और लिक्विड रिस्ट्रिक्शन रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर हम डायलिसिस पेशेंट की बात करें तो 95 to 99% डायलिसिस पेशेंट्स को सॉल्ट और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। 1 to 5% केसेस में उनका यूरिन आउटपुट अच्छा रहता है और उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, तो वे लोग थोड़ा फ्लूइड और सॉल्ट में लिबर्टी ले सकते हैं। बाकी आप नॉर्मली जिन पेशेंट्स को डायलिसिस की जरूरत है, जो डायलिसिस पे हैं, उनको प्रोटीन एक्चुअली इंटेक बढ़ाना चाहिए। तो उनको करीबन 1.5 से 2 ग्राम जितना डेली प्रोटीन लेना चाहिए, 1.5 से 2 ग्राम पर किलोग्राम। मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आपका दिन का करीबन 90 से 120 ग्राम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जाना जरूरी है। अदरवाइज आप अपना मसल मास मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपका बॉडी वीक हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा और बाकी के बॉडी फंक्शन में भी वो इफेक्ट करेगा। जी सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा फील हो रहा है कि किस तरह से हमें अपना किडनी का प्रोटेक्शन करना है। नमक किन्हें नहीं खाना है, किन्हें खाना है, प्रोटीन किन्हें नहीं खाना है, प्रोटीन किन्हें ज़्यादा खाना है या कम खाना है। मुझे लगता है कि ऑलराउंड आपको थोड़ा सा जनरली आइडिया आ गया होगा कि किस तरह का डाइट आपको खाना है। मोटे तौर पे सब चीज़ें हर व्यक्ति के लिए यूनिक अलग अलग होती हैं, तो पेशेंट्स को देखकर ही उनको सही जो डायग्नोस करके डाइट लिखा जाता है। लेकिन अभी आमतौर पे आप सभी को जनरली जो मोटे तौर पे वो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताया है और इससे भी हमें जो है थोड़ा-सा आइडिया तो आ जाता है कि हमारा डाइट कैसे होना चाहिए और आपको अपना डाइट सिस्टम को थोड़ा-थोड़ा बदल के भी आप देख सकते हैं। और आपको लग रहा है कि आप थोड़ा-सा डाइट में कुछ चेंजेस करना हो, तो अच्छे डाइटिशियन या डॉक्टर साहब से निश्चित तौर पे आप बात कर सकते हैं, ताकि आप अपनी डाइट को चेंज करके अपने लाइफ को भी बदल सकते हैं। क्योंकि जैसे कंप्यूटर में कहते हैं जो कुछ आप इनपुट करते हैं उसका रिज़ल्ट आउटपुट बन के हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाई देता है। वैसे जो भी हम लोग खाएँगे वो या हेल्थ के रूप में या बीमारी के रूप में, बिल्कुल। निश्चित तौर पे यही चीज़ें हैं, इसको ठीक से समझना ज़रूरी है। सिंपल भी है लेकिन कॉम्प्लिकेट भी, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप जो इनपुट देंगे उसका ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ये सिंपल है कि आपको डाइट अगर समझ में आ जाता है, डाइट सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप हेल्दी और हैप्पी रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से विक्रांत जी को मैं कहूँगा कि एक छोटा-सा पीस आप सुनाइए डॉक्टर साहब के लिए, फिर आगे हम लोग डॉक्टर साहब से एडवांस टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में नेफ्रोलॉजी पे क्या-क्या हुआ है उसके बारे में बातें करेंगे। माइक ऑन। हाँ। जी, आवाज आ रही है?
बिल्कुल, बिल्कुल आ रही। जी। तो आइए मैं एक भजन श्याम तेरी बंसी पुकारी राधा नाम। श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी हो जमुना की लहरें बंसी बट की छैया। हो जमुना जमुना की लहरें बंसी बट की छैया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना श्याम का दीवाना तो पूरा ब्रज धाम। मीरा का भी श्याम हो तो राधा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे आ आ थैंक यू। वाह! क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए विक्रांत जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने। अब आइए फिर से आपसे मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। हाँ, डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और पहले में जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता था, मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी। तो मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर और अभी जो चीज़ें यूज़ किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जी। 20-25 साल पहले की बात से चालू करते हैं हाँ, हाँ, हाँ। कि एक मिनट दीजिए, बैकग्राउंड में नॉइज आएगा, वो फ्लाइट जा रहा है इसलिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। एपोलॉजी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए ऐसा है कि हम 20-25 साल पहले की बात करें, थोड़ा उससे और पीछे जाते हैं, 30-35 साल पहले की बात करते हैं। 1970s में इंडिया में कुछ गिने चुने सेंटर में डायलिसिस की सुविधा थी और तब ऐसा माना जाता था कि हर एक इंसान डायलिसिस तक नहीं पहुंच पाता था और डायलिसिस पे लाइफ करीबन करीबन मैक्सिमम 6 महीने से साल भर होती थी। मतलब इंसान को अगर किडनी खराब होती है तो करीबन करीबन 6 महीने से साल भर वो ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकता था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैक्सिमम जो हुआ है वो डायलिसिस मशीन्स में हुआ है। मेरी आवाज़ आ रही है?
जो जो डायलाइजर बोलते हैं, वो डायलाइजर, ये 2 टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हुआ है कि आज करीबन 30-40 इयर्स के अंदर जो लाइफ इंसान की है वो साल से लेके अभी हम 20-25-30 साल तक लंबा सकते हैं। वर्ल्ड ओवर अगर हम मैक्सिमम देखने जाएंगे तो अच्छा। 36 इयर्स अ पर्सन इज सर्वाइविंग ऑन डायलिसिस। 36 साल से वो डायलिसिस करता है। और तब सिचुएशन ये थी कि आपको हॉस्पिटल में ही कंपलसरी जाना पड़ता था। आज आपके पास ऑप्शंस है, आप खुद घर पे भी डायलिसिस कर सकते हैं और अच्छा। हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। आप घर पे भी ओह! डायलिसिस करने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप ब्लड का डायलिसिस भी घर पे कर सकते हैं, जिसमें आपको मशीन घर पे और आरओ का जो प्लांट होता है ये सेटअप करना हाँ, होता हाँ। है। आपको एक टेक्नीशियन हायर करना है, वो घर पे आके आपका डायलिसिस करके चला जाएगा। और दूसरा जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो सेल्फ थेरेपी है, जिसको CAPD यानी कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि पेट के अंदर एक सॉफ्ट सिलिकॉन ट्यूब बिठाया जाता है, जिसके अच्छा, अच्छा। अंदर स्पेशल फ्लूइड आता है, वो भरना होता है और खाली करना होता है। हर अच्छा। 6 घंटे में ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। मतलब आपने 6 घंटे पहले फ्लूइड भरा है, वो 6 घंटे बाद वो पुराना फ्लूइड निकाल दीजिए और नया फ्लूइड आप इंसर्ट कर दीजिए, वो ट्यूब को लॉक कर दीजिए और आप 6 घंटा आप फ्री हैं। अच्छा, अच्छा। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये थेरापी CAPD और पेरिटोनियल डायलिसिस, PDP बोलते हैं काफी डॉक्टर इनको। तो PD वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। इसका एक ही रीजन है कि भाई इनको खुद का फ्रीडम चाहिए, वो हॉस्पिटल से बंधे नहीं रहना चाहते। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे अभी मुकेश अंबानी है फॉर एग्जांपल, अगर उसको डायलिसिस करना पड़ा तो वो 6 घंटा हॉस्पिटल नहीं जाएगा, वो अपने ऑफिस में ही सेट कर देगा। हुँ। तो ये थेरेपी का एडवांटेज यही है कि आप खुद कर सकते हैं और आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर की विजिट महीने 2 महीने में एक बार करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं। जैसे आप अगर अच्छा। ऑफिस है, आपका 12 घंटे का ऑफिस है या 10 घंटे का है, तो बीच में आप 1 घंटा ब्रेक लेके आप खुद खाना खा लीजिए या एक्सचेंज कर लीजिए। आप सुबह एक्सचेंज घर पे कर लीजिए, शाम को एक्सचेंज घर पे, रात को एक्सचेंज घर पे कर लीजिए। आप फ्री हैं, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश की दुविधा ये है कि काफी बार ये एक्सपेंसिव होने की वजह से जो कॉमन मैन है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते। ये जो पेट के डायलिसिस या PD या CAPD की बात करते हैं, जी, जबकि जी, जी। हीमोडायलिसिस काफी कंट्री में इतना एडवांस हो गया है कि अब हर एक छोटे शहर में भी ब्लड के डायलिसिस या हीमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से वो इजीली एक्सेसिबल है और वो कंपैरेटिवली अपने कंट्री में चीपर है। तीसरा एडवांटेज ये है कि काफी गवर्नमेंट ने भी अभी फ्री या सब्सिडाइज डायलिसिस स्कीम्स चालू की हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स डायलिसिस, ये ब्लड वाला डायलिसिस ज्यादा ऑप्ट करते हैं या ज्यादा चुनते हैं। तो ये रही डायलिसिस टेक्नोलॉजी। अभी इसमें भी एडवांसमेंट हो रहा है, जिसमें आप एम्बुलेटरी या आप क्या बोलते हैं उसको, आप डायलिसिस मशीन कैरी कर सकते हैं। इतना अच्छा, अच्छा। पोर्टेबल डायलिसिस कर रहे हैं। अभी उसमें उतना सक्सेस नहीं मिला है, बट वी आर नॉट वेरी फार कि लोग जैसे लैपटॉप बैग लेके घूमते हैं वैसे हाँ, हाँ। डायलिसिस बैग लेके घूम सकते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि डायलिसिस का अंदर पोर्टेबल यूनिट रहेगा और वो कंटिन्यूअस डायलिसिस करता रहेगा, आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। हाँ, तो हाँ। डेज आर नॉट फार कि हम लोग पोर्टेबल डायलिसिस देखने वाले हैं। बहुत बड़ी रिसर्च आर्टिफिशियल किडनी के ऊपर चल रही है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हर एक इंसान के पास ऑर्गन अवेलेबल नहीं होता है। फैमिली मेंबर सूटेबल नहीं है या फैमिली मेंबर दे नहीं सकते किसी कारणवश, या न्यूक्लियर फैमिली है। आजकल हम देख रहे हैं कि भाई एवरीवेयर न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, क्योंकि आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको अपना नेटिव टाउन छोड़ना ही पड़ता है, गांव छोड़ना ही पड़ता है, सिटी छोड़ना पड़ता है। तो इन संजोगों में अगर जो अर्निंग मेंबर हैं उनको किडनी फेलियर हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। न तो उनके कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर दे पाते हैं। इन दैट केस आपको कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्शन खुला रहता है, बट उसमें भी वेटिंग चलता है। तो इन लोगों के लिए ये एक बूंद रहेगा। आर्टिफिशियल किडनी में अभी रिसर्च ये चल रहा है कि भाई पूरा मशीन जो है वो किडनी की तरह ही काम करे, ताकि हमको किसी या लाइव या डेड व्यक्ति से किडनी निकाल के ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता ही नहीं हो। अभी मैं बोलूंगा कि ये रिसर्च करीबन 30-40% तक सक्सेस है। इसमें अच्छा। बहुत काम करना बाकी है।
आई विश कि मैं रहूं तब तक आर्टिफिशियल किडनी आ जाए। मैं जानता नहीं हूं कि वो आएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जरूरत पड़ेगी, बट वो चीज अभी तक साइंस ओवरकम नहीं कर पाया है। बट यस, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 30-40 साल में तो कुछ डेवलपमेंट हो जाए। जी। तीसरा जो एडवांसमेंट चल रहा है वो किडनी की सर्जरी में चल रहा है। पहले क्या होता था कि भाई आपके किडनी में मानो छोटा ट्यूमर है तो पूरा किडनी ही निकालना पड़ता है। अभी आपका ट्यूमर है वो किडनी के कोई एक एंड के ऊपर है, तो हम वो खाली किडनी का वही पोर्शन निकाल सकते हैं, जिसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। अच्छा, और ये इतने अच्छे तरीके से होता है रोबोटिक्स से, तो रोबोटिक सर्जरी का अभी किडनी और किडनी रिलेटेड साइंस में बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। दूसरा कि भी अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो और आपको प्रोस्टेट निकलवाना पड़ता है, तो उसमें रोबोटिक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। रोबोटिक सर्जरी से क्या एडवांटेज होता है कि आपका जो विजन है वो बहुत बड़ा मैग्नीफाइड हो जाता है, मतलब आपको छोटी चीजें भी बहुत बड़ी दिखती हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रिसिशन है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज है कि आप हाथ से अगर कट करेंगे, कोई भी टिश्यू कट करते हैं कोई भी डॉक्टर, और रोबोटिक से आप प्रिसाइजली 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर तक आप प्रिसाइज कट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितना जरूरी है उतना ही टिश्यूज कट होते हैं, तो ट्यूमर का टिश्यू पीछे रहता नहीं है और अननेसेसरी कोई टिश्यू निकलता नहीं। तो रोबोटिक सर्जरी अभी एक तो ऑन्कोलॉजी जैसे कि कैंसर का साइंस है, और दूसरा है किडनी, इन दोनों में काफी एडवांस हो रहा है, और काफी सारे अदर स्पेशलिटी में भी रोबोटिक सर्जरी बहुत बड़े तरीके से हेल्पफुल हो रहा है, इंक्लूडिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम देखने जाएंगे तो किडनी ट्रांसप्लांट में भी हम अभी रोबोटिक्स का प्रयोग चालू कर दिया है। कुछ सेंटर्स हैं वो रोबोटिक ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रोबोटिक साइंस है, रोबोटिक सर्जरी है, वो अभी ये इवॉल्विंग फील्ड है। तो 10 साल में हम देखेंगे कि कितने और स्पेशलिटी में रोबोटिक्स का ये प्रयोग किया जाएगा, और ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, both from patient's point of view and in terms of end result। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया टेक्नोलॉजी के बारे में, आने वाले समय में किस तरह से काम होगा, और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने अपने किडनी के बारे में बताया कि कैसे वो फेलियर होता है या फिर उसका प्रिकॉशन कैसे रखना है, और सबसे अच्छी बात कि आपने अपनी स्टोरी हमें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसी के साथ चलिए जाते जाते फिर से मैं कहूँगा, अब कौन बाकी रह गया गाने में, लास्ट एक पीस छोटा सा सुनाइए। जी जयश्री जी, आप रह गए क्या लास्ट में? आप छोटा पीस सुनाइए, 4 लाइनें, 4 लाइनें सिर्फ। ला 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 तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं गुमा हुआ, तू यकीनन तेरे बिन है सजा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा हाँ ये वादा लगा। ला 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 आप 4 लाइन 4 लाइन। थैंक यू। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, और आप गाइड भी कर सकते हैं एक दूसरे को अभी सही से जानकारी मिलने के बाद। तो डॉक्टर साहब को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं, और आज के शो में जुड़कर हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने। और इसके साथ हमारे दोनों आर्टिस्ट जो है जयश्री शाह और विक्रांत राय,
दोनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं और अच्छा लगा आप लोगों ने बीच में जो है मोनोटोनस के बजाय एक आनंदमय जो है प्रोग्राम बना जिसमें एक अच्छा इन्फॉर्मेशन एंड मनोरंजन दोनों चीज़ें चलता रहा। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं और कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, खम्मा गनीसा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।